लगभग 22 साल हो गए हैं। मैं छाती के निचला हिस्सा लकवा से ग्रस्त हूँ। मेरे फेफड़े आधे ही सांस भरते हैं, आधे पैरालाइज्ड हैं। पानी के बाहर लोग उठाकर रखते थे और जब भी रखते थे तो कहते थे कि 4 लोग देखो इसकी अर्थी उठा रहे हैं। वही हरियाणा के खाप के लोग क्या तो कतई कंडम हो गई, छोरी तो भगवानों की मरा करे है। और मुझे ये पहचान मंजूर नहीं थी। मैं ताउम्र उस पहचान को लेकर नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। कदमों को रुकना मंजूर न था, कदमों को रुकना मंजूर न था, राहें और भी तो है, तय तो करना है तो क्यों ना हंसकर, ये जिंदगी एक सफ़र ही तो है। अब इसे आप हिंदी का सुहाना सफ़र बनाएं या अंग्रेज़ी का सफ़र बनाएं, ये आपके हाथ में है। मैं दीपा मलिक आज अपनी कहानी आप सबके साथ बांटने और सुनाने आई हूँ। मेरी कहानी शायद मेरे बचपन से शुरू करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक ऐसी उम्र जहाँ नन्ही दीपा खेलती थी अपने भाई के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, कभी उसके क्रिकेट बैट से, कभी उसकी फुटबॉल से। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बिस्तर पे ज़्यादा बैठने लगी थी। शायद उस वक्त मेरे अंदर के जो खेलों का प्यार या जो क्रिकेट बैट और फुटबॉल को मारने का प्यार अगर मेरे पिता ने न पहचाना होता तो कभी ये भी नहीं पहचाना होता कि मेरे अंदर अंदर ट्यूमर पल रहा है। उनकी ज़िद थी, उन्होंने डॉक्टरों को मुझे दिखाया और कई अस्पतालों और कई शहरों में गुजरने के बाद एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते पूना में कमांड हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपनी पोस्टिंग भी ली। अक्सर मैंने कमरे के कोने में अपनी माँ को छुपकर रोते हुए देखा था कि क्या मैं कभी चल भी पाऊंगी। और वही समाज के ताने जो बचपन में शायद मेरे कानों में नहीं गूंजे, छोरियां तो भगवानों की मरा करे है, आ छोरी तो कतई कंडम होगी, पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, भाई इबके होगा, इसके तो छोरा भी ना है, 2 छोरियां से। मात्र 6-7 साल की उम्र में मुझे बेल्टों से फ्रेम के अंदर और कैलिपर्स पहनाकर, जो लोहे की लंबी लंबी छड़ें जो पोलियो जैसे जब बीमारी होती है उसमें बांधी जाती है, उसे बांधकर मुझे खड़े करने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। मुझे चलने के लिए जोश दिया जाता था। लेकिन जब मैं उस पर खड़ी होती थी तो जहाँ जहाँ वो बंधता था वहाँ छाले पड़ जाते थे, वहाँ पे खून रिसता था और बहुत तकलीफ़ होती थी। पर उस तकलीफ़ में से भी मैंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि जब भी आप अपनी छोटी सी तकलीफ़ या अपने दर्द के ऊपर उठकर अपने बड़े सपने की ओर गौर करते हैं, और उस वक्त जो सपना मुझे दिखाया जा रहा था वो था कि आपको दोबारा चलना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। और वही हुआ। मैं उस दर्द को भुलाकर अपने चलने की प्रैक्टिस करती थी और धीरे धीरे 1 कदम, 2 कदम, 4 कदम और मैं फिर से दौड़ने भागने लगी। बचपन की वो बीमारी शायद एक धुंधली याद रह गई। कोई मेरी पीठ देख लेता था और पीठ पे कटा हुआ निशान देख लेता था, तभी उसको ध्यान आता था कि ये क्या है और ये क्या तकलीफ़ थी। उसके अलावा मैं अपने स्कूल में खूब खेली, खूब पार्टिसिपेट किया और कॉलेज लाइफ में भी मैंने बास्केटबॉल भी खेला, राजस्थान की पहली क्रिकेट टीम का भी मैं हिस्सा बनी और ज़िंदगी फिर आगे बढ़ी। जब सब कुछ ठीक होने लगा तो फिर से एक ऐसी घड़ी आई जब डॉक्टरों ने मुझे केवल 7 दिन दिए मेरी MRI के बाद कि आपके ट्यूमर्स वापस आ गए हैं और चलने के लिए हम आपको केवल 7 दिन देते हैं, क्योंकि जब आपकी सर्जरी होगी और ये ट्यूमर निकाला जाएगा, चूँकि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बैठा है, इसके कटते ही आपका दिमाग और बचे हुए शरीर का कनेक्शन कट हो जाएगा
और छाती का निचला हिस्सा पूरा जाता रहेगा। और ये भी हो सकता है कि ट्यूमर निकालते वक्त जितना भी इन्फेक्शन है वो शायद ब्रेन तक स्प्रेड हो जाए या बॉडी में चला जाए और शायद आपकी जान भी जाती रहे। ऑपरेशन के लिए मुझे तैयार करके जब ले जाने लगे तब डॉक्टर से मैंने एक बात कही। मैंने कहा, क्या स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर न जाकर मैं चलकर जा सकती हूँ? क्योंकि जैसा आप लोग कह रहे हैं कि मैं जी गई तो मैं चल नहीं पाऊँगी। तो डॉक्टर मेरे साथ चले और उन्होंने मुझे तीसरे माले के ऑपरेशन थिएटर पे लेके जाना था और वो लिफ्ट की ओर बढ़े तो मैंने सीढ़ी की ओर अपनी नज़रें करी और जब मैं वो सीढ़ियाँ चल रही थी तब मैंने नीचे झुककर देखा कि वाकई मेरे पास टांगे थीं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ उठकर अपने हाथों को देखकर, अपने आँखों को देखकर या अपनी टांगों को देखकर अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करते हैं? हमारा पूरा जीवन शायद इसी चीज़ में चला जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और हम जो है उसको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। जो चीज़ नहीं है उसकी इच्छा रखना, उसके लिए मेहनत करना अच्छा है, लेकिन जो चीज़ है उसके लिए धन्यवाद की भावना रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो जीवन को खूबसूरत बनाती है वो भावना। आगे बढ़े और मैं सर्जरी के लिए जब अंदर गई और वो दिन 3 जून 1999 और आज का दिन लगभग 22 साल हो गए हैं, मैं छाती के निचला हिस्सा लकवा से ग्रस्त हूँ। मेरे पास दोनों हाथ इकट्ठे उठाने की क्षमता नहीं है क्योंकि मेरे शरीर में बैलेंस नहीं है। मेरे फेफड़े आधे ही सांस भरते हैं, आधे पैरालाइज्ड हैं। मेरे पीठ पर लगभग 200 टाँके हैं और 7 वर्टिब्रल कॉलम्स को कट कर दिया गया है। उसके अंदर कोई भी स्टील रॉड, टाइटेनियम प्लेटिंग या बोन फ्यूजन नहीं किया गया है क्योंकि मुझे हर 2 वर्ष में MRI के अंदर जाना पड़ता है और उस मशीन में ऐसा कोई भी लौह पदार्थ नहीं जा सकता। तो समय के साथ मेरी पीठ में एक काइफोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप होती जा रही है। तो इस शरीर में मैं आज 20 साल से जी रही हूँ, लेकिन उस दिन जब मैं इस शरीर में बाहर आई थी तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ, मैं लकवाग्रस्त हो गई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं जीवित हूँ, मैं अपनी नन्ही बच्चियों को बड़ा होते हुए देख पाऊँगी। जब मैं उस चीज़ से खुश हो रही थी, दुनिया मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगा रही थी। वो कि ये कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, ये घर कैसे चलाएगी, ये खाना कैसे बनाएगी, ये बाहर कैसे जाएगी। मेरी पहचान केवल एक ऐसी महिला की बनकर रह गई जो दूसरों पे आश्रित है, जो बोझा है, जिसकी वजह से घर में खर्चा होगा, और मुझे ये पहचान मंजूर नहीं थी। मैं ताउम्र उस पहचान को लेकर नहीं जीना चाहती थी क्योंकि मेरा शरीर शायद लकवाग्रस्त हुआ था पर मेरी आत्मा को लकवा नहीं हुआ था, मेरे अंदर की दीपा को लकवा नहीं हुआ था। और एक बार अपनी हिम्मत संजो के मैं निकल पड़ी अपने मिशन पे, जिसको मैं एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी कहती हूँ। फिर एक दिन मैं उठी और मैंने कहा अब बहुत हो गया, मुझे अपनी बेटियों के लिए एक ऐसी उदास माँ बनकर नहीं रहना है कि जब वो बड़ी हों तो वो जब मुड़कर देखें तो वो कहें कि उनकी माँ अपंग थी। मुझे एक गुरु की भूमिका निभानी थी क्योंकि माँ ही बच्चों की पहली गुरु होती है। तो मैं बहुत खुश नसीब थी कि मेरी 2 बेटियां थीं जहाँ से मेरी हिम्मत उठकर आई। पहला कदम ये था कि मैंने एक केटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, पहले होम डिलीवरी टिफ़िन सिस्टम से, उसके बाद धीरे धीरे एक पूरा गार्डन रेस्टोरेंट। मुझे एक आर्थिक बोझा समझा जा रहा था और एक समय ऐसा आया कि मेरी अर्निंग मेरे पति से भी ज़्यादा होने लगी। और वहाँ से जब मैं लोकल लोगों से मिलने लगी, बातचीत करने लगी, तब मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र में खेल भी होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए खेल भी होते हैं, या तकनीकी
इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि अगर मैं दोबारा मोटरसाइकिल चलाना चाहूँ तो कस्टमाइज करके मोटरसाइकिल आज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हिसाब से वो हो सकती है, क्योंकि विदेशों में वो हो रही है। तो जब विदेशों में हो रही है तो भारत में क्यों नहीं हो सकती? ऐसा विचार लेकर मैंने ढूंढना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते जब मैं ये कर रही थी तो मुझे कहा गया कि ठीक है, मोटरसाइकिल बन भी गई तो केवल हाथों से कैसे कंट्रोल करोगे, आपके तो कंधों के बीच में 200 टांके हैं और कमज़ोर हैं कंधे। तो फिर मुझे समझ आया कि मुझे कंधों में जान भरनी है, और उस जान भरने के लिए मुझे पानी में उतारा गया और पानी की एक्सरसाइजेस करानी शुरू करी, और सडनली मेरे अंदर एक स्विमर पैदा हुई, क्योंकि जब मैं डूबी नहीं मतलब मैं तैराक हूँ। तो तैराकी करने में मुझे एक एहसास हुआ आज़ादी का, जो शरीर पानी के बाहर लोग उठाकर रखते थे, और जब भी रखते थे तो कहते थे कि 4 लोग देखो इसकी अर्थी उठा रहे हैं। लेकिन पानी में तैरने के बाद जब मैं खेलों से जुड़ी, मैं नेशनल्स में 3 गोल्ड, 3 नए स्ट्रोक सीख कर, जीत कर जब आई और 3 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए, और मलेशिया में जाने का मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं वहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का ट्रैक सूट लगाकर हाथ में मेडल लेकर जब लौटी, तो वही व्हीलचेयर को मैं यूँ कहती हूँ कि 4 लोग आपकी नज़र में अर्थी उठाते हैं, लेकिन 4 लोग महारानी की पालकी भी तो उठाते हैं। खेलों ने मुझे एक नया वजूद दिया, अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद दिया। एशियाई खेलों में मैंने मेडल जीता। 2010 में पहली भारतीय महिला बनी जिसने एथलेटिक्स में देश को मेडल दिया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं पहली भारतीय महिला बनी एथलेटिक्स में। और फिर 2014 में दूसरे एशियाई खेलों में मैंने फिर से एक रिकॉर्ड बनाकर देश के लिए मेडल लिया, और वर्ल्ड नंबर 2 जैवलिन में होने के बाद मुझे लगा 2016 के जो रियो पैरालंपिक्स हैं उसमें अब मैं अपना स्थान बना पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा सपना भी था। लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे जब लगा जब साथी खिलाड़ी मुझे हाई कोर्ट में ले गए ये कहते हुए कि इन्होंने अपना रियो का सिलेक्शन चीटिंग करके करवाया है। ये अर्जुन अवॉर्डी हैं, ये उम्र में बड़ी हैं, ये अंग्रेज़ी बोल लेती हैं, इसीलिए ये ओलंपिक में सेलेक्ट हुई हैं। वो बात ने मुझे बहुत बहुत दर्द दिया। शायद ज़िंदगी का सबसे दुखी पल वो था जब एक फ़ौजी की बीवी, फ़ौजी की बेटी, फ़ौजी की बहन और फ़ौजी की बहू पे ये इल्ज़ाम लगा कि उसने मेहनत नहीं बल्कि चीटिंग से अपना सिलेक्शन कराया है। एक ऐसा वक्त जो मुझे पूरा तैयारी में देना था वो हाई कोर्ट के चक्कर लगाने में हुआ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जब आपने रियो का मेडल जीता तो वो मेडल पकड़कर हाथ में क्या भावना आई। शायद मेरे लिए वो मेडल जीतना मेरी इंटीग्रिटी, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर आया। तो वही लोग जिन्होंने ये कहा था कि आ तो कतई कंडम हो गई, छोरी तो भगवानों की मरा कर है, वही हरियाणा के खाप के लोग हज़ारों की तादाद में एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे। और आज 50 वर्ष की आयु में भी मैं सीख रही हूँ। मैं अब ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल की भी मेंबर हूँ और पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, और साथ ही मेरे खेलों की वजह से मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिली है जिसमें मैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लॉ भी सीख रही हूँ। मैं बार बार शब्द सीखने पे जोर दे रही हूँ क्योंकि वो बात बिल्कुल सही है जब कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। हाय, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। क्या आप अपने करियर और जिंदगी के ग्रोथ से खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं? हमारे करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि अगर वो अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस कर पाते तो वो अपने करियर में
बहुत आगे होते। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उन 75% लोगों में से हो, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। एक ऐसा सुझाव जिसने आज तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐप की, जिसका नाम है जोश स्किल्स। नाम तो सुना ही होगा। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।